ठीक है भैया। टॉपिक का नाम है भैया बर्नौली थ्योरम। कल मैंने आपको बताया था कि लिक्विड के पास कितने टाइप की एनर्जी होती है, एक काइनेटिक, एक पोटेंशियल और एक प्रेशर। काइनेटिक आती है लिक्विड के मोशन की वजह से, पोटेंशियल आती है लिक्विड की हाइट की वजह से, जमीन से, है ना, और प्रेशर एनर्जी आती है, ठीक है भैया, प्रेशर की वजह से, जो आप प्रेशर के अगेंस्ट में वर्क करते हो। प्रेशर अंदर लग रहा था, आप बाहर, प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ लग रहा था, आप पिस्टन को बाहर से अंदर की तरफ ले गए थे। इस दौरान में आपने प्रेशर के अगेंस्ट में वर्क किया और वो वर्क किसकी फॉर्म में आ गया, उसके अंदर प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में आ गया। समझ गए भैया, बर्नौली थ्योरम। ठीक है भैया। अब बर्नौली थ्योरम कहता है भैया कि एक पाइप है, क्या है, अब पाइप है तो पाइप में लिक्विड राइज कर रहा है। पाइप में लिक्विड अगर राइज करेगा तो उसके पास कौन कौन सी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक, पोटेंशियल और साथ साथ में प्रेशर एनर्जी। कह रहा है भैया इन तीनों का ही सम क्या होगा, हर पॉइंट पर, पाइप का कितने, पाइप के अंदर कितने भी पॉइंट ले लोगे उन हर पॉइंट पर क्या होगा, सेम आएगा। ये हो सकता है कि कहीं पर काइनेटिक ज्यादा हो तो प्रेशर और पोटेंशियल क्या हो, कम हो, कहीं पर पोटेंशियल ज्यादा हो तो प्रेशर और काइनेटिक कम हो, और कहीं पर प्रेशर ज्यादा हो तो, समझ गए भैया। बाकी सम क्या आएगा, एक पाइप के अंदर सेम आएगा। हमने आइडियल लिक्विड के बारे में पढ़ा था कि आइडियल लिक्विड क्या होता है, तो आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, जिसका फ्लो हमेशा क्या होता है, स्ट्रीमलाइन रहता है, जिसमें किसी प्रकार की एनर्जी का लॉस नहीं होता, जिसकी डेंसिटी रिमेन सेम रहती है, जिसका फ्लो हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, रोटेशनल नहीं होता। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अब बर्नौली थ्योरम कहती क्या है, तो देखिए बड़ा प्यार से बोल रही है बर्नौली थ्योरम, क्या कह रही है भैया, बर्नौली थ्योरम states that sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy, ठीक है, इतने ध्यान रखो भी, अभी ज्यादा इसके आगे, ठीक है, हमेशा क्या आता है भैया, कांस्टेंट, क्या आता है, कांस्टेंट आएगा। ठीक है भैया, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का सम किसी पाइप के किसी भी पॉइंट पर हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा। बस यही होगा, कहीं पर ज्यादा होगी प्रेशर, कहीं पर, समझ गया, आपस में लेन देन हो जाएगा लेकिन सम क्या आएगा, सेम रहेगा। ठीक है भैया। और जिस लिक्विड के लिए वैलिड होती है बर्नौली थ्योरम वो है आइडियल लिक्विड। क्या है, बताया था आपको आइडियल लिक्विड क्या होता है। चलो भैया, तो ये क्या है भैया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड, ये क्या है, और ये क्या है, प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड। सम क्या आ रहा है, एट एनी पॉइंट, ठीक है, लिक्विड के अंदर, फ्लो पाइप के अंदर। समझ गए भाई। अब देखिए, अब ये इसी मैंने बताया था कि इस एनर्जी को मैं पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म में भी लिख सकता हूँ। किसकी टर्म में लिख सकता हूँ, तो हमने क्या किया, लिक्विड के वॉल्यूम से सब में क्या किया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी, ये हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी, रो जी एच हो गया। ठीक है, और वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम कट गया, क्या हो गया बचा, पी। ठीक है, प्रेशर, ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट, हमेशा क्या आता है। अब इसकी डेफिनेशन पे दोबारा से आते हैं, लिखा हुआ है, बर्नौली प्रिंसिपल कहता है भैया कि सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस और स्ट्रीमलाइन लिक्विड को आप सीधा क्या लिखते हो, आइडियल लिक्विड, ये क्या आता है भैया, हमेशा कांस्टेंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बर्नौली थ्योरम है। ठीक है भैया, प्रूफ करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैंने कहा भैया एक पाइप है, मैंने कहा कंसीडर नॉन विस्कस, क्या है, इनकम्प्रेसिबल, क्या है, मतलब आइडियल फ्लूइड है, लिखने इतना लंबा चौड़ा लिखने की बजाय आप आइडियल फ्लूइड लिख सकते हो। ठीक है भैया, फ्लोइंग यूनिफॉर्म, मतलब स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है। ठीक है, ए से कहा जा रहा है, बी की तरफ ऑफ द पाइप, जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है, वेरी कर रहा है, कहीं पर मतलब यहाँ पर ये क्या है, मोटा क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पर क्या हो गया, पतला हो गया। ठीक है, ठीक है, मैंने कहा ये ए है और ये क्या है, बी है। यहाँ पर, यहाँ का एरिया क्या है, A1, यहाँ की वेलोसिटी क्या है, V1, और इस वाले एंड पर प्रेशर क्या लग रहा है, P1, और इसकी जमीन से हाइट कितनी है, H1। समझ गए। अब मैं बी पॉइंट की बात करता हूँ, तो बी पॉइंट का एरिया क्या है, A2, यहाँ पर लिक्विड की वेलोसिटी क्या होगी, V2, प्रेशर क्या होगा यहाँ पर, P2, और यहाँ पर जो जमीन से हाइट है वो क्या होगी, H। कोई दिक्कत तो नहीं, बस ये लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है। ठीक है, ए लिख, इसने नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर आप ए लिख देना और यहाँ पर लिख देना बी। समझ गए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भैया, यहां पर मैंने कुछ बातें बताई है, अब इस डायग्राम को देखिए और आप खुद जान सकते हो इसको, कि यहां पर वेलोसिटी क्या है, P2 है, और यहाँ की वेलोसिटी क्या है, कौन सी वेलोसिटी याद होगी,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरिया क्या है भैया, एरिया इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है कि जहां का एरिया कम वहां की वेलोसिटी ज्यादा, ठीक है, बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। अच्छा कहाँ का एरिया अपने को ज्यादा है, अपना का एरिया ज्यादा है, ये वाला एरिया कम है, तो गिवन ही है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा प्रेशर कहाँ का ज्यादा होगा, P1 का ज्यादा होगा, P2 का ज्यादा होगा? अभी आपका ऐसे नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए बता रहे हो, ठीक है। इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है, आप प्रेशर ज्यादा बताना चाहते हो कि सैंड का प्रेशर ज्यादा है, तो आप लिक्विड के फ्लो की डायरेक्शन को देखोगे। अगर लिक्विड कहां से एक एंड से दूसरे एंड पर फ्लो कर रहा है, ए से बी पे फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ए का प्रेशर क्या है, ज्यादा है, और बी का प्रेशर क्या है, कम है। और बी से ए की तरफ फ्लो कर रहा है तो बी का प्रेशर ज्यादा और ए का प्रेशर, क्योंकि लिक्विड जो फ्लो करता है वो हमेशा हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ। अगर लिक्विड यहाँ से यहाँ पे फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब इस वाले एंड का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, और इस वाले एंड का प्रेशर क्या होगा, कम। यही लिख रखा मैंने, ये चीजें आपको बुक में लिखीगी लेकिन आपको यहाँ पे पता चल जाए, समझ गया भैया? यहाँ पे लिख रखा है द फ्लो ऑफ लिक्विड टेक प्लेस फ्रॉम हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, समझ गया? चलो दीपांशु बेटा कुत्ते जैसा मुंह क्यों बना रहे हो आप, सोने का मन है क्या आपको? तो मुंह कैसे बन रहा है आपका, ठीक है, ध्यान दीजिए भैया। आप ये मत सोचना मेरी निगाह बोर्ड पर ही है, मैं हर जगह दिखता रहता हूँ, नजर हटी, ठीक है। V1 क्या है भैया, वो वॉल्यूम जो ए वाले एंड से एंट्री मार रहा है कितने टाइम में, V2 क्या है, वो वॉल्यूम जो एग्जिट कर रहा है कहां से, बी से, कितने टाइम में, ई टाइम में। ध्यान दीजिएगा भैया, तो ए एंड की जो प्रेशर एनर्जी होगी क्या होगी, P1, प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला P1 V1 होता है ना, प्रेशर इनटू में वॉल्यूम, प्रेशर इनटू में, और प्रेशर एनर्जी एट बी क्या होगी, P2, क्योंकि वहां का प्रेशर क्या है P2, वहां से वॉल्यूम कितना निकल रहा है टी टाइम में, टाइम दोनों के लिए क्या है, यहाँ पर भी टाइम टी है, यहाँ पर भी टाइम क्या है, टी ही है, समझ आया? एज वी नो लिक्विड फ्लो फ्रॉम ए टू बी, लिक्विड क्या कर रहा है, तो भैया ए से बी फ्लो कर रहा है, तो प्रेशर एनर्जी ए की क्या होगी, ज्यादा होगी, और बी की क्या होगी, पता ना? हमें पता है भैया वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन प्रेशर एनर्जी। देखिए भाई वर्क क्या होता है, हमेशा एनर्जी के चेंज के बराबर आता है, क्या आता है? एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मेरे पास 50 जूल एनर्जी है, मैंने कुछ काम किया, मेरे पास 23 जूल एनर्जी आ गई बची, तो मैंने कितना वर्क किया, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास स्टार्टिंग में 50 जूल एनर्जी थी, मैंने काम किया, मेरे पे 20 जूल एनर्जी बची, तो मैंने वर्क कितना किया, कैसे पता, एनर्जी का कैसे, एनर्जी का डिफरेंस निकाल लिया। तो मैंने कहा भैया एक पॉइंट पर इतनी एनर्जी थी और बी पे इतनी एनर्जी थी, तो वो आपको पता भैया लिक्विड फ्लो भी तो कर रहा है, लिक्विड राइज भी तो कर रहा है, तो लिक्विड फ्लो और राइज इस वजह से कर रहा है क्योंकि भैया प्रेशर एनर्जी ने वर्क किया होगा, तो उस प्रेशर एनर्जी ने वर्क कितना किया, तो वर्क क्या होता है, चेंज इन प्रेशर एनर्जी के बराबर आएगा। कहाँ की प्रेशर एनर्जी आता है, ए की, और बी की क्या है, कम है, तो चेंज इन प्रेशर एनर्जी क्या होगा, P1 V1 माइनस P2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस प्रेशर एनर्जी के चेंज की वजह से लिक्विड के अंदर काइनेटिक में भी चेंज आया होगा, और क्योंकि अगर आप मोटर नहीं लगाओ, मोटर क्या क्रिएट करती है, प्रेशर एनर्जी, और उस प्रेशर एनर्जी से लिक्विड क्या करता है, राइज करता है, और साथ साथ में लिक्विड के पास क्या आती है, वेलोसिटी भी आती है। अगर मोटर काम करना बंद कर दे, यानी प्रेशर एनर्जी क्रिएट करना बंद कर दे, तो ना तो प्रेशर एनर्जी में कोई चेंज आएगा, क्योंकि जो बॉटम पे प्रेशर रहेगा वही प्रेशर हमेशा रहेगा, प्रेशर एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, प्रेशर एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है, तो ना तो लिक्विड राइज करेगा, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगा, और ना लिक्विड के पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। समझ गया भैया? अब देखो तो क्या रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, लिखा हुआ है ड्यू टू दिस वर्क डन, इस वर्क डन की वजह से लिक्विड एक्वायर्स काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करता है, हाफ m2v2 स्क्वायर माइनस हाफ, है ना भैया? अच्छा ये हाफ m2v2 क्यों किया, उसको क्यों नहीं, इसको क्यों नहीं आगे किया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर सेकंड वाले एंड की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर एरिया क्या है, कम है, एरिया कम है, तो वहां पे लिक्विड की वेलोसिटी होगी ज्यादा होगी, काइनेटिक भी क्या होगी। अब पहले वाले एंड का एरिया, ए वाले एंड का एरिया क्या था, ज्यादा था, वहां पर लिक्विड की वेलोसिटी कम, और काइनेटिक भी क्या होगी, तो लिक्विड ने इतनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर की। और आपको पता है लिक्विड ए वाला एंड नीचे था और बी वाला एंड क्या है, ऊपर है, तो कहाँ की पोटेंशियल ज्यादा होगी, बी की, जिसकी हाइट ज्यादा होती है उसकी एनर्जी भी क्या होगी, पोटेंशियल, और ए की क्या होगी, कम होगी। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी कितनी एक्वायर की है, तो mgh2, यानी ज्यादा वाली माइनस कम वाली, क्योंकि आपको पता भी है ये किसकी वजह से, ड्यू टू हाइट, और यहाँ पर ये ज्यादा है किसकी वजह से, ड्यू टू वेलोसिटी। लिख रखा है मैंने हर एक चीज को, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, फिर भी पढ़ के आप समझ जाओगे इसको, ठीक है। चलो अब आपको पता है ये दोनों एनर्जी, ये जो एनर्जी ये एक्वायर हुई है, या ये एनर्जी एक्वायर हुई है, किसकी वजह से है, ये प्रेशर एनर्जी की वजह से।
प्रेशर एनर्जी में चेंज आया तभी यहां पर चेंज आया और तभी यहां पर चेंज आया। समझ गए? हमने क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा यहाँ पर एक बात और लिख दी मैंने कहा कि M1 क्या है, जो ए एंड के अंदर लिक्विड एंट्री मार रहा है कितने टाइम में, और M2 क्या है, ये वो लिक्विड है जो एग्जिट कर रहा है कहां से, बी से, कितने टाइम में, टी टाइम में। ध्यान दीजिए ग्यारह का नहीं था वैसे आई थिंक, चलो कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए समझ गया, चलो मुद्दे पे आओ, ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता क्या है, क्या कहता है कि भैया प्रेशर एनर्जी के अंदर जो भी चेंज आ रहा है, किसके अंदर, उसी के अंदर उसी की वजह से क्या आ रहा है, और प्लस, समझ गए भैया। तो प्रेशर एनर्जी के अंदर कितना चेंज आया था, इतना P1 V1 माइनस P2 V2, और काइनेटिक कितनी एक्वायर हुई ये, और पोटेंशियल कितनी एक्वायर हुई, समझ गए भाई। अब हमने क्या कर दिया, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस अरेंज किया यहाँ पर चीजें। देखिए 2 वालों को उधर ले गए और 1 वालों को इधर लेके आ गए। ठीक है, जब 2 वालों को 1 वालों को इधर ले आ गए, ये क्या है प्लस है, ये माइनस है, और ये क्या है माइनस है। जब ये दोनों इधर आएंगे तो क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये माइनस था तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। हम देख रहे हैं प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ पे, एक ही, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ की, सम क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यही क्या है भैया, बर्नौली थ्योरम, प्रूफ होगी बर्नौली थ्योरम। ठीक है भैया, बर्नौली थ्योरम का प्रूफ यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, प्रेशर एनर्जी प्लस प्लस, हमेशा क्या आएगा आगे, किसी पॉइंट पर जाओगे आपको हमेशा सम क्या मिलने वाला है, बस हाँ ये हो सकता है कि ये ज्यादा हो जाए, ये कम हो जाए, ये कम हो जाए, ये ज्यादा हो जाए, ये कम हो जाए, ये कम हो जाए, ये ज्यादा हो जाए, ये कम हो जाए, ये कम हो जाए। समझ गए, आपस में हेर फेर होगा लेकिन वैसा नहीं है। समझ गए भैया। अगला आ रहा है, अगला आ रहा है भैया, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ बर्नौली थ्योरम। क्या आ रहा है, बर्नौली थ्योरम की बहुत सारी फॉर्म होती है, मतलब 3-4 फॉर्म होती है, उसको बहुत सारी बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उन्हीं सारी फॉर्म्स को मैं ड्राइव कर दे रहा हूँ, ऐसे एनसीईआरटी में नहीं लिखा हूँ, मैं ड्राइव करा दे रहा हूँ। तो ठीक है भैया, तो मैंने बोला ठीक है डिफरेंट फॉर्म ऑफ बर्नौली थ्योरम। ठीक है, तो हम जानते हैं भैया कि लिक्विड कैसा है, आइडियल लिक्विड है, लिक्विड इज, आपको पता है आइडियल लिक्विड टी टाइम में ए से जितना एंट्री मारेगा, टी टाइम में उतने बी से क्या होगा, बाहर निकलेगा। क्योंकि लिक्विड जो आइडियल है उसकी आप वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, वो इनकम्प्रेसिबल होता है। क्या होता है, तो ए एंड से जितना लिक्विड एंट्री मारेगा, बी एंड से उतना लिक्विड बाहर निकलेगा, कितने टाइम में, क्योंकि मैंने टी टाइम दिया तो मैंने कहा वॉल्यूम ए एंड से जो एंट्री मार रहा है टी टाइम में, वॉल्यूम जो बी एंड से एग्जिट कर रहा है टी टाइम में, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। समझ गए। अगला, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, M1 क्या था, वो मास जो ए से एंट्री मार रहा था, और वो मास जो बी से एग्जिट कर रहा था, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, सेम ही होंगे। समझ गए। तो हमने क्या किया, जहां पर M1 V1 और सॉरी M1 और V1 लिखा था, वॉल्यूम वाला V1, उसको हमने क्या कर दिया, V1 को भी लिख दिया, M1 को M लिख दिया, M1 को M लिख दिया, V2 को V लिख दिया, M2 को M लिख दिया, M2 को M लिख दिया। समझ गए भैया। तो एक ये फॉर्म होगी जो सबसे ज्यादा यूज होती है। ठीक है, हमेशा इसी फॉर्म में मिलेगा आपको। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं बर्नौली थ्योरम इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट, जब भी आपको पर यूनिट वॉल्यूम बोले जाएगा ना, तो जितना भी लिक्विड फ्लो हुआ है टी टाइम में, उसके वॉल्यूम से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दो। क्या करोगे, तो इसको वॉल्यूम से डिवाइड करो इसको, तो वी से भी क्या हुआ, कैंसिल, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, मास से मास क्या हुआ, कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा P1, इधर क्या बचेगा, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी, M से M क्या हुआ, कैंसिल हो गया, और सॉरी मास से मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, ये हो गया। ठीक है, ऐसे आप यहां से वॉल्यूम से डिवाइड करो, तो ये वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हुआ, P2 बचा, ये मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी, ये मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी। तो ये हो गया बर्नौली इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में आ गई, ये क्या है भैया, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, किसके बराबर है,
बी पॉइंट की प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये भी एक ही होगी। अब आता है एक और फॉर्म होती है पर यूनिट मास के टर्म में लिखना है। क्या लिखना है? पर यूनिट मास के टर्म में लिखना। तो भैया हमने क्या किया, बर्नौली इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट मास, वही इक्वेशन जो हमने पीछे ड्राइव, ये वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को हमने क्या किया, इस बारी मास से डिवाइड कर दिया, इसको मास से डिवाइड कर दिया। पर यूनिट मास मतलब मास से डिवाइड करना। तो ये मास से ये क्या हुआ, देखो मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो वॉल्यूम अपॉन में मास क्या लेगा, 1 बाय में डेंसिटी। क्या होगा, देखिए वॉल्यूम अपॉन में, देखिए मास अपॉन में वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूम अपॉन में मास क्या होगा, मास से मास क्या हुआ कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हुआ हाफ v1 स्क्वायर। यहाँ पे मास से मास कैंसिल हो गया तो क्या हुआ GH1। अच्छा यहाँ से मास से डिवाइड किया तो क्या हुआ, वॉल्यूम अपॉन मास है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी वॉल्यूम, ये क्या होगा, ये हो गया। ठीक है, मास से मास क्या हुआ कैंसिल, और ये क्या हुआ, मास से मास कैंसिल। तो ये आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ये आ गया किसके टर्म में, सबसे ज्यादा यूज होने वाली फॉर्म क्या है, ये है, सबसे ज्यादा यूज होता है इसका, न्यूमेरिकल डेरिवेशन हर जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इसका सबसे कम होता है। ठीक है भैया, तो इसको भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी भूलना क्या है इसमें, मास से डिवाइड कर दो उस इक्वेशन को, क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, चलो ये ध्यान रखना, बर्नौली थ्योरम मैं कर रहा हूं तो ए एंड पर जो टाइम दे रहे हो वही बी एंड पर भी देना है। ऐसा नहीं कि ए एंड पर आप 1 सेकंड दे रहे हो, बी एंड पर क्या लग रहे हो 2 सेकंड, समझ गया, दोनों पे सेम टाइम देना, तभी ये इक्वेशन अप्लाई हो पाएगी, समझ गया। चलो आप देखिए, अब आ रहा है बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन, क्या क्या लिमिटेशन होती है बर्नौली इक्वेशन की। तो सबसे पहली लिमिटेशन है इसकी कंडीशन, कंडीशन मतलब जिसके ऊपर ये अप्लाई करती है वही इसकी क्या लिमिटेशन एक्चुअल में। बर्नौली थ्योरम किसके ऊपर अप्लाई होती है, आइडियल लिक्विड के ऊपर। आइडियल लिक्विड के अलावा किसी अन्य लिक्विड को आप लेते हो तो ना तो वो क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, उसको कंप्रेस कर सकते हैं। दूसरा, उसका फ्लो हमेशा स्ट्रीमलाइन नहीं होगा, यानी एनर्जी का लॉस भी होगा। साथ साथ में क्या होगा भैया, वो विस्कस भी होगा, मतलब जो आप एनर्जी दोगे उस एनर्जी का कुछ पार्ट का लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो आगे बढ़ने में दिक्कत पैदा होता है। अगर किसी चीज को दिक्कत पैदा हो रही है तो जो गिवन एनर्जी है उसका सारा का सारा पार्ट उसको आगे नहीं बढ़ाता, कुछ पार्ट क्या होगा, लॉस भी हो जाएगा, समझ गए। तो अब देखिए भैया कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है बर्नौली इक्वेशन आइडियली अप्लाइड्स टू आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड बोलते के साथ ही दिमाग में क्या छवि आनी चाहिए आपके, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, स्टेडी फ्लो मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, ये होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य लिक्विड को आप यूज करते हो तो वहां पर एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है, और बर्नौली थ्योरम आपकी अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाती, आइडियली मतलब बढ़िया से अप्लाई हो जाए। ठीक है, अगला कह रहा है बर्नौली इक्वेशन हैज बीन ड्राइव्ड एजम्पशन दैट, हमने बर्नौली थ्योरम में ये एजम्पशन ली थी कि जो भी एनर्जी दे रही है ना वो केवल 3 पार्ट भी हो रहा है उसका यूज, काइनेटिक, पोटेंशियल और प्रेशर, और तीसरा चौथा पार्ट नहीं है। लेकिन हम जानते भी है कोई भी लिक्विड आइडियल होता ही नहीं है, यानी हर लिक्विड के फ्लो में एनर्जी का लॉस होगा ही होगा, यानी गिवन एनर्जी का चौथा पार्ट भी होगा जो कि हीट या साउंड में। आप लिक्विड फ्लो करता तो आवाज भी तो आती है ना, आवाज बोले तो साउंड एनर्जी, लिक्विड फ्लो करता तो आपस में क्या होगा, फ्रिक्शन भी तो होता है, डिस्कस भी तो होता, तो उसमें क्या होगा, हीट एनर्जी भी, कई सारी एनर्जी ऐड अप हो जाती है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, केवल 3 एनर्जी, कौन सी, गिवन एनर्जी इक्वल्स टू में काइनेटिक, पोटेंशियल और, समझ गए भैया, समझ गए। तो यही लिखा हुआ है Bernoulli equation has been derived on the assumption that there is no loss of energy due to the friction, but in practical, ठीक है, लिक्विड जब फ्लो करता है तो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है भैया, हीट में। तो हमारी दी गई एनर्जी का कुछ पार्ट क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है भैया, समझ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगला भैया टॉरिसली इफ्लक्स। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से तो इस सिलेबस के अंदर है, लेकिन कई बच्चे बोल रहे थे मेरे से सिलेबस के बाहर है, लेकिन क्या दिक्कत है, आसान है तो करवा दिया इसको। ठीक है, ये कहता है क्या, पहले सुनिए इस चीज को। मान लीजिए मैंने क्या किया, 1 मीटर गहरी टंकी ली, 2 मीटर चलो 10 मीटर गहरी टंकी ले लेते, क्या फर्क पड़ता, और उसको पूरा घचाघच पानी से भर दिया 10 मीटर तक, 10 मीटर तक क्या कर दिया, पानी से भर दिया, और 9 मीटर नीचे आके, यानी जमीन से 1 मीटर ऊपर और सरफेस से जहां पे पानी भरा है वहां से 9 मीटर नीचे एक छेद कर दिया। क्या कर दिया, और छेद मतलब ऑरिफिस, ऑरिफिस मतलब होता है फाइन होल, फाइन होल मतलब सुई बराबर का होल, बहुत बड़ा होल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वहां से लिक्विड निकलने लगा। ठीक है, अब वो जो उसकी वेलोसिटी है ना वो मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड आई, कितनी आई, मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर की लेंथ निकल जा रही है वहां से, किसकी, पानी की।
पानी की कितनी लेंथ निकल रही है, उस ओरिफिस से 10 मीटर की लेंथ निकल जा रही है, ठीक है। अच्छा मैंने क्या किया, मैं टंकी के ऊपर चढ़ा, जहां तक पानी पानी भरा हुआ वहां पे चढ़ा, और मैंने वहां से एक पत्थर छोड़ दिया, टंकी के अंदर नहीं, बाहर एयर में। कहां पे छोड़ा, एयर में जब छोड़ा तो वो पत्थर नीचे गिरने लगा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रही थी। और जब ग्रेविटी उसको खींचेगी तो जहां पर छेद है वहां तक आते आते पत्थर की रफ्तार वही रहेगी जो लिक्विड वहां से निकल रहा है। लिक्विड की रफ्तार बराबर में पत्थर की रफ्तार, समझ गया। दोबारा समझिए इस चीज को। मैंने क्या किया, 1 किलोमीटर हाइट तक क्या कर दिया, पानी भर दिया, और 1 किलोमीटर क्या कर दिया, छेद कर दिया। छेद से क्या होगा, पानी निकलेगा बहुत तेजी से। पानी की रफ्तार मान लीजिए 100 मीटर पर सेकंड, क्या है, मैं 1 किलोमीटर हाइट पर गया एयर में और मैंने पानी छोड़ा, और जब 1 किलोमीटर नीचे आ जाएगा पत्थर, पानी के अंदर नहीं, एयर के अंदर, ठीक है भैया, समझ गया, तो उसकी रफ्तार भी क्या होगी, 100 मीटर पर सेकंड। यही क्या है, टॉरिसली इफ्लक्स, समझ गया। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, कह रहा है भैया टॉरिसली क्या कहता है, कहता है द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ लिक्विड, इफ्लक्स ऑफ लिक्विड मतलब धार, पानी की धार, ठीक है, पानी की धारें, पानी कैसे लिखते हैं, छोटी बड़ी जो लिखते हैं, पानी की कैसे लिखते हैं, धार, धार समझ गए ना, पानी की धार, ऐसे फूक की धार, पानी की धार, लॉट्स ऑफ धार। उसके लिए तो स्वीटी सुपारी खानी पड़ेगी मुझे, फिर दिखा दूंगा प्रैक्टिकल तुम्हें। हाँ मेरा नाम अगर होता ना हर्ष तो सर फाड़ देता इसका। मैं तो भाई मेरा नाम मैं नहीं बर्दाश्त करता भाई इस चीज को। यहाँ पे तो देख सुन, यहाँ पे तो मैं मार नहीं सकता क्योंकि भैया खड़े हैं भाई, बाहर तो मैं मक्कल तार देता इसका, मैं नहीं बर्दाश्त करता मैं। चलो ओए मुद्दे पे आओ, ठीक है। तो देखिएगा कह रहा भैया जो लिक्विड की धार है, सुन लीजिए, the velocity of efflux of liquid is equal to the velocity with which a body acquires in falling freely from the free liquid surface। free liquid surface समझते हो, जहां तक पानी भरा पड़ा है, ठीक है, सरफेस टू दी orifice, orifice मतलब फाइन होल, ठीक है। दिस रिजल्ट इज कॉल्ड टॉरिसली लॉ, प्रोवाइडेड दैट टैंक इज ओपन टू दी एटमोस्फियर। ध्यान रखना टैंक कहां पे ओपन होना चाहिए, एटमोस्फियर। समझ में आई स्टेटमेंट, समझ गए अंग्रेजी में है स्टेटमेंट। चलो दोबारा बोल रहा हूं भैया, जो धार की रफ्तार होगी वहीं से छोड़े गए पत्थर जब यहां पर आएगा उसकी रफ्तार क्या होगी, सेम होगी, दैट इज द टॉरिसली इफ्लक्स लॉ। समझ गए भैया। हमने बना दिया एक कंटेनर, कंटेनर ठीक है, इससे एच हाइट पर नीचे पर क्या एक ऑरिफिस है, पाइन फाइन होल है, ये कहां खुला हुआ, इसकी ओपनिंग कहां पे, एटमोस्फेयर के अंदर। कहां पे ओपनिंग इसके, मैंने 2 पॉइंट लिए, दोनों का लेवल क्या था, सेम था। एक तो यहाँ पे था बी पे जहां से पानी निकल रहा था, और एक कहां था, पानी के अंदर। कितनी हाइट तक था, एच, ठीक है भैया। ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये भी इसकी ओपनिंग भी एटमॉस्फेयर के अंदर है, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ गया। अब क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा भैया अप्लाई बर्नौली थ्योरम एट पॉइंट ए एंड बी। ए पॉइंट का है भैया अंदर की तरफ, बी पॉइंट क्या है भैया बाहर के, दोनों पॉइंट पर हम क्या लगा रहे हैं भैया, बर्नौली थ्योरम। क्या लगा रहे हैं, तो भैया अगर देखिए ए पॉइंट पर सब ए के लिए लिख दो, इधर की साइड क्या आएगा ए का, इधर क्या आएगा सबका बी का। चलो हम ए की वैल्यूज पुट करते हैं। प्रेशर एट पॉइंट ए क्या लग रहा है, एटमॉस्फेयर। ए पे कौन सा प्रेशर लग रहा है बाहर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा आपको पता है, बता दूं कि ए पॉइंट पर जो लिक्विड है वो किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। क्यों रहेगा, रीजन है इसका, ठीक है, ठीक है। ए पॉइंट जो पानी फ्लो करता है ना बी से, ये दोनों का लेवल क्या भैया, सेम है। दोनों का लेवल क्या है, इसका और इसका लेवल क्या, सेम है। तो जो लिक्विड फ्लो करके यहाँ पे आएगा ना, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। कहाँ आएगा, ये वाला पानी पहले नहीं आएगा, सेम लेवल का पानी कभी फ्लो नहीं करता। कहाँ का फ्लो करता है, ऊपर वाला नीचे। तो ऊपर वाला पानी यहाँ से निकल रहा है, ये वाला पानी नहीं फ्लो कर रहा। तो ए पॉइंट का जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी क्या होगी भैया, 0, ठीक है, क्योंकि वो पानी क्या भैया, स्टेशनरी है। क्या है ये, ठीक है, सेम लेवल का पानी कभी फ्लो नहीं करता। ग्लास में पानी भर लो, ग्लास का लेवल तो सेम रहेगा ना। क्या इस वाले एंड का पानी इधर फ्लो करके आ रहा है क्या, ऐसा तो नहीं होता ना। सेम लेवल का पानी कभी फ्लो, तो ए की वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक है। अच्छा आपको पता है भैया ये क्या है, जी एच, एच ए क्या है, ए पॉइंट के ऊपर
लिक्विड की हाइट वो कितनी है भैया, कितनी है h। ए पॉइंट के ऊपर लिक्विड की हाइट कितनी है भैया h, समझ गए भैया। अब आते हैं बी पॉइंट के ऊपर अप्लाई करते हैं बर्नौली को। तो आपको पता है भैया प्रेशर क्या लग रहा है इसके ऊपर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको पता है यहाँ का लिक्विड चल फ्लो कर रहा होगा, कुछ वेलोसिटी से वी भी निकाल बोल दिया वही भी, ठीक है। और आपको बता दो भैया इस पॉइंट के ऊपर लिक्विड की हाइट है क्या, अब बी पॉइंट के ऊपर लिक्विड है क्या, नहीं है, तो वहां पर हाइट क्या कर दिया, जीरो। लिक्विड की हाइट क्या है भैया, जीरो, समझ गए। चलो तो भैया हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। और ये पी ए से पी ए क्या हुआ, कैंसिल, पी ए से पी ए क्या हुआ, ये टर्म क्या होगी पूरी, और ये टर्म भी क्या होगी, हमारे पास क्या बचा, रो से रो क्या हुआ, कैंसिल, है ना। अब क्या हुआ, वी बी की वैल्यू क्या आ गई, √2g है। लिक्विड वेलोसिटी एग्जिट फ्रॉम थ्रू बी, बी से जो लिक्विड निकल रहा है उसकी वेलोसिटी आ गई। हमने क्या किया भैया, हमने क्या किया, अब एक पत्थर लिया, क्या लिया, कहां पर लिया, एयर में, कहा लिया, एयर में, ठीक है। उसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, क्या कर दिया, और कितनी हाइट कितनी दिया उसको, कहा किस पॉइंट तक, बी डैश पॉइंट, बी डैश पॉइंट तक। तो ड्रॉप करते हुए पत्थर की इनिशियल स्पीड क्या होती है, गिरेगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करने देना मुझे, तो भैया वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स में 2s, ठीक है भैया। तो आपको वी डैश की वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, ये कर लिया तो ओहो ये तो वही आ गया जो पीछे ऊपर आया था, आ गया ना सेम। इसका मतलब लिक्विड की वेलोसिटी जो ओरिफिस से निकल रहा है और जो पत्थर गिर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है भैया, दैट इज द टॉरिसी लॉ ऑफ फ्लक्स, ठीक है भैया। अब ये पढ़ाने में 1.5 घंटा लगा था उस क्लास में, और आपको मैंने 20 मिनट के अंदर पढ़ा दिया, और आप इसको कॉपी करोगे। चलो योर टाइम स्टार्ट नाउ, मिलते हैं में, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। किसी की भी केमिस्ट्री